नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल का दूसरा अध्याय जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे इन प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में और इनका संरक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, आज के अध्याय की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे एक कहानी से और ये कहानी है माम्बा की। माम्बा तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में यहाँ पर ये देखिए तंजानिया जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, और यहाँ ये तंजानिया है, यहाँ की निवासी है। माम्बा पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है क्योंकि उसे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। वहाँ से आकर वह घरेलू कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। उनका घर एक झोंपड़ी नुमा घर है जिसके चारों ओर चट्टानी भाग में उसके पिताजी थोड़ी सी खेती करते हैं जो उनके साल भर के खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमने पढ़ा माम्बा के बारे में जो निवासी है तंजानिया की, और तंजानिया है अफ्रीका में एक छोटा सा देश। अब विश्व के एक अन्य हिस्से की एक कहानी पढ़ते हैं जो है पीटर की कहानी। पीटर न्यूजीलैंड का निवासी है। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया से नीचे ये देख रहे हैं आप एक द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड। यहाँ के भेड़ पालन प्रदेश का निवासी है। स्कूल जाता है। स्कूल से आकर वह अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका एक भेड़ की ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना है और अच्छा उनका जीवन स्तर है। और खेती के लिए वो क्या करते हैं, जैविक कृषि करते हैं और अत्याधुनिक यानी मॉडर्न जो उपकरण है उनका प्रयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा विश्व के दो अलग अलग हिस्सों के बच्चों के बारे में और उनके जीवन स्तर के बारे में। तो माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता क्यों आई? यह विभिन्नता आई भूमि की गुणवत्ता के कारण, मृदा के कारण, जल के कारण, प्राकृतिक वनस्पति के कारण, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। इस अध्याय में हम इन्हीं तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारे जीवन स्तर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। भूमि की गुणवत्ता कैसे प्रभावित करती है रहन सहन के स्तर को। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जिसका नाम है भूमि। भूमि किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो यहाँ देखिए सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ यानी भूमि के धरातल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है, भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितनी जमीन मौजूद है धरातल के ऊपर उसका भी सिर्फ 30% हिस्सा प्रयोग करने योग्य है, मानव के प्रयोग योग्य है। बाकी हिस्सों में या तो रेगिस्तान है या फिर बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए बर्फ के महाद्वीप हैं जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीन। इस वीडियो में आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मरुस्थल को दिखाया गया है जहाँ की भूमि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे ही उगते हैं। इसलिए यह दूर दूर तक निर्जन है, यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो यह भी एक
महत्वपूर्ण निर्धारक होता है कि वहाँ की भूमि कैसी है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है इसलिए यह बिल्कुल निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है मिट्टी, तो वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो सघन बसे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस शहर के चारों ओर उर्वर मैदान है, हरियाली दिख रही है, तो ये काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है और काफ़ी सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इसी प्रकार विश्व के अगर हम बात करें तो जहाँ पर नदी घाटियाँ हैं, जहाँ पर अच्छे उपजाऊ मैदान हैं, वहाँ ज़्यादा सघन जनसंख्या मिलती है। अब हम बात करते हैं भूमि के उपयोग की। भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ भूमि का उपयोग कृषि के लिए हो रहा है, यहाँ भूमि का उपयोग वानिकी के लिए हो रहा है यानी वन लगाने के लिए, यहाँ भूमि का उपयोग खनन कार्य के लिए हो रहा है, और यहाँ हो रहा है भूमि का उपयोग उद्योगों के लिए। तो इस तरह से भूमि के उपयोग हैं। आप बच्चे कुछ और भूमि के प्रयोगों की भी सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग किसके द्वारा निर्धारित होता है? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब वहाँ पर ज़मीन कैसी है, क्या वो पहाड़ है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे मैदान है, या फिर वहाँ पे मरुस्थल है, या फिर वहाँ पर पठार है। मृदा वहाँ की कैसी है, जलवायु कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, खनिज और जल की उपलब्धता वहाँ पर कितनी है। इन कारकों के द्वारा भूमि की जो उपयोग है उसको निर्धारित किया जाता है कि वहाँ की भूमि का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाएगा। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसका मतलब यह है कि मानवीय कारकों में जैसे जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, पढ़ी लिखी है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, और वहाँ तकनीक का कितना प्रयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी तकनीक का कितना प्रयोग किया जाता है, यह भी भूमि के उपयोग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। अब अगर हम बात करें भूमि के बंटवारे की, या भूमि को अगर हम स्वामित्व के आधार पर, मालिक कौन होगा भूमि का, इसके आधार पर अगर देखें तो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक होता है निजी भूमि और दूसरा होता है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का मालिक कौन होता है? व्यक्तियों के स्वामित्व, यानी एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में वो भूमि होती है, जबकि सामुदायिक भूमि पर सबका हक होता है, समुदाय के स्वामित्व में वो भूमि होती है। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांट सकते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, क्योंकि खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर हम कर रहे हैं और निर्माण कार्य भी बहुत हुआ है, इन मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि जो संसाधन है उसका क्या हुआ है? निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब ये है कि भूमि जितनी उपजाऊ थी उतनी उपजाऊ नहीं रह गई है, उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो गुणवत्ता थी, उसमें ह्रास हुआ है, उसमें कमी आई है। भूस्खलन, भूस्खलन भी एक प्रमुख कारण है भूमि के निम्नीकरण के लिए। मृदा अपरदन, जो कटाव होता है भूमि का। मरुस्थलीकरण, क्योंकि बारिश नहीं होती या पानी के साधन नहीं होते तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भूस्खलन को दिखाया गया है, किस तरह से पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की ओर आ रहा है, इसको कहते हैं भूस्खलन। एक और निम्नीकरण का उदाहरण है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है तो भूमि में किस तरह से दरारें पड़ गई है, इसको भी निम्नीकरण का एक उदाहरण माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी पृथ्वी के धरातल पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इसका मतलब ये है कि आप जो पृथ्वी के धरातल पर पतली मिट्टी देखते हैं, यानी जो बारीक मिट्टी देखते हैं, इसे मृदा कहा जाता है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है,
स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी वहाँ पर चट्टानें कैसी है यह निर्धारित करता है कि वहाँ की मृदा कैसी होगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय यानी टूटने की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या करता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ देखिए, यहाँ जलवायु जो है वो मुख्य कारक है। जलवायु से क्या होता है, जो शैलें होती है यानी जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती है, अपक्षयित हो जाती है और निर्माण किसका करती है, खनिज मृदा का। खनिज मृदा का निर्माण होता है। इधर से जलवायु जो है वो वनस्पति को भी प्रभावित करती है। वनस्पति जलवायु के प्रभाव के कारण नष्ट होकर निर्माण करती है ह्यूम्स का यानी जैव पदार्थों का, और दोनों मिलकर के इधर से खनिज मृदा और इधर से ह्यूम्स मिलकर निर्माण करते हैं मिट्टी का यानी मृदा का। प्यारे बच्चों, आओ हम मिट्टी की यानी मृदा की परतों को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है एक पारदर्शी जार की, कुछ मिट्टी और पानी की। सबसे पहले पारदर्शी जार लेकर के उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालते हैं और फिर उसमें पानी से उसको भर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 10 मिनट इस जार को छोड़ने पर हमने पाया कि जो भारी मृदा है वो नीचे बैठ गई है। यहाँ पर देखिए, भारी मृदा नीचे बैठ गई है। उसके बाद कुछ गाढ़ा पानी ऊपर है और यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है और ऊपर आप जैव पदार्थों की एक संरचना देख सकते हैं कि ये जैव पदार्थ ऊपर इकट्ठा हो गए हैं। ये ह्यूम्स को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम इससे समझ सकते हैं कि मिट्टी की परतें किस प्रकार से बनी हुई होती है। प्यारे बच्चों, अब इस क्रियाकलाप को हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे निचले भाग में आप जो देख रहे हैं इसको आधार शैल कहा जाता है। इसके बाद ये आधार शैल इससे ऊपरी भाग में टूट जाती है यानी इसका अपक्षय हो जाता है, तो इसको कहते हैं अपक्षयित शैल। उसके बाद ये उपमृदा का निर्माण करती है। ये तीसरी इसकी स्टेज है यानी तीसरा स्तर है। और इसके बाद ऊपरी हिस्से में ऊपरी मृदा होती है और सबसे ऊपर जैविक पदार्थ यहाँ पर होते हैं। क्या आप जानते हैं, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं यानी कई सौ साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक 2 फुट का गड्ढा खोदते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 फीट का जो गड्ढा है इसको बनने में, इसकी मिट्टी को बनने में हो सकता है कि हज़ारों साल लग गए हों। अब हम, क्योंकि भूमि जो संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो हम किस तरह से इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो संरक्षण के लिए जो भूमि है उसका हमें देखभाल करनी होगी और उसका उपयोग भी हमें इस तरीके से करना होगा कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी वन भूमि और कृषि योग्य भूमि दोनों का बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसके उपाय क्या क्या है? वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग
तथा अतिचारण पर रोक, यानी पशुओं को जैसे चराया जाता है उनके ज़्यादा चराने पर रोक लगाना भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने की कोशिशें करनी चाहिए, रासायनिक जो कीटनाशक हम फसलों में यूज़ करते हैं और उर्वरक यानी जो खाद, हम देखते हैं कि गेहूं के 1 एकड़ में हम 4-4, 5-5 कट्टे जो है वो डाल देते हैं, किसके? उर्वरक के। तो इसका हमें क्या करना होगा? इस पर रोक लगानी होगी। अब जानते हैं मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में। मिट्टी को कटाव से, अपरदन से, उसके निम्नीकरण से हम कैसे बचा सकते हैं, तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदिका फार्म की। वेदिका फार्म क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की, अगर आप कभी पर्वतीय क्षेत्र में गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म क्या होते हैं? चौड़े समतल सोपान, समतल सोपान मतलब सीढ़ियाँ, अथवा वेदिका, जिनको वेदिका भी कहा जाता है, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है? ताकि हमें समतल सतह मिल जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। एक तो सीधी ढाल के ऊपर पानी बहेगा और एक सीढ़ी दर सीढ़ी वो पानी नीचे आएगा, तो इससे कटाव जो है वो कम हो जाता है। दूसरा तरीका है मृदा संरक्षण का मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जो ढकी हुई नहीं है, अनावृत खुली जो भूमि है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह भूमि को ढक दिया गया है, पौधों के बीच की भूमि को ढक दिया गया है। इससे क्या होता है कि मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, भूमि सूखती नहीं है, उसकी जो नमी है वो बनी रहती है। इसके बाद समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस तरह से जुताई करते हैं, समोच्च रेखीय, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है समोच्च रेखीय। समोच्च रेखीय का मतलब होता है कि सीधी जुताई ना करते हुए, जैसे मैदानों में की जाती है सीधी जुताई की जाती है, लेकिन जहाँ पर स्थलाकृति जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पर इस तरह की जुताई की जाती है ताकि वो जल के लिए क्या करे? एक प्राकृतिक रुकावट का काम करे। समोच्च रेखीय रोधिकाएं बना दी जाती है। रोधिकाएं क्या होती है? नालियां होती हैं, और रोधिकाएं बनाने के लिए, रोधिकाएं वैसे बैरियर्स होते हैं, रुकावट, नालियां उनके बीच में बनाई जाती है ताकि वहां पर हम क्या कर सकें? जल को एकत्रित कर सकें। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, बारिश के पानी में मृदा का कटाव ना हो, इसके लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग फसल है, ये अलग फसल है, ये अलग फसल है। तो इन दो फसलों के बीच में अलग फसल बो दी गई है ताकि भूमि का कटाव कम हो। रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? रक्षक मेखलाएं ये वृक्षों की कतार होती है जो खेत के मेड़ के ऊपर लगा दी जाती है ताकि जो तटीय प्रदेश है और शुष्क प्रदेशों में जो पवन गति है, हवा के कारण जो मृदा का कटाव होता है वो ना हो, उससे मृदा को बचाया जा सके। अब हम बात करेंगे जल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसके बिना हम इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय क्यों है? क्योंकि ये खत्म नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता, ये किसी ना किसी रूप में प्रकृति में इसकी उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए यह क्या है? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब आप लगा सकते हैं कि 75%, 75% जो पार्ट है
वो जल से ढका हुआ है पृथ्वी के धरातल का। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। यानी पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 3/4 भाग, धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जल चक्र बनाया गया है। जल चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये महासागर है, समुद्र है। समुद्र, सूर्य की किरणें जब समुद्र के पानी के ऊपर पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है, यानी भाप बनकर पानी ऊपर उठता है और बादलों का निर्माण होता है। ये बादल क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर क्योंकि ठंडक होती है, इसलिए संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन के बाद ये बरसते हैं तो जो पानी है वो पहाड़ों पर गिरता है या धरातल पर गिरता है, तो ये नदियों से होते हुए और कुछ पार्ट इसका भूमिगत जल के रूप में से होते हुए वापस चला जाता है। कहाँ पर? समुद्र में। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जल चक्र। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर पानी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो उसका हम देखते हैं कि उसका वितरण कैसा है पृथ्वी के धरातल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक चक्र दिखाया गया है, जिसमें से हरे रंग का जो चक्र है वो पानी है समुद्रों का पानी, जो है कुल पानी का 97%। ये लगभग 97% है। और जो बाकी बचा है ताज़ा पानी, वो है मात्र 3%। यानी अगर हम पृथ्वी पर उपलब्ध पानी के 100 टुकड़े करें तो उनमें से लगभग 97 टुकड़े वो होंगे सैलाइन वाटर, यानी समुद्र के पानी का, जो कि मानव के प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। बाकी जो ताज़ा पानी है 3%, उसमें से भी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में या फिर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भौम जल के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी 30% के करीब जो हिस्सा है वो है भौम जल के, यानी पृथ्वी के नीचे है, धरातल के नीचे है। बाकी बचा है वो है दूसरा जो पानी है वो है 0.9%, जो दूसरे रूपों में मौजूद है। मात्र 0.3% जो पानी है वो है धरातलीय जल के रूप में। और इस जल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा झीलों के रूप में है, नदियों के रूप में है 2%, और स्वैम्प्स यानी जो गीली जगह हैं, जो दलदली क्षेत्र है, उसके रूप में है 11%। तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो जल है उसका बंटवारा इस तरह से है। समुद्री पानी यानी खारा पानी जो मानव के उपयोग के उपयुक्त नहीं है वो है 97%। मात्र 3% ताज़ा पानी बचता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है बर्फ़ और ग्लेशियर के रूप में तथा भौम जल के रूप में। सरफेस वाटर यानी जो धरातलीय पानी है वो है मात्र 0.3%, और उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा झीलों के रूप में है, जो है 87%। नदियों में 2%, और जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर है 11%। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय उपभोग के लिए अनुकूल नहीं है। महासागरों का जल जो है वो लवणीय है, यानी खारा है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इन
संसाधनों के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो आप झरना वीडियो में देख पा रहे हैं, यह प्रतीक है उस बात का कि इन्हें भी संरक्षण की ज़रूरत है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस धरती के ऊपर जीवन यापन कर सके, हमारी तरह जिंदा रह सके। नहीं तो अगर हमने इन संसाधनों को खो दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सुंदर ग्रह पर निवास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, बर्फ़ के रूप में आप ग्लेशियर को देख रहे हैं, बर्फ़ से ढकी हुई धरती। तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है और लगभग जो धरातलीय पानी है, जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, उसका लगभग 70% हिस्सा इन्हीं ग्लेशियर्स के रूप में बर्फ़ से ढका हुआ है। कुछ भाग भौम जल के रूप में है, जिसको हम ट्यूबवेल, कुओं से निकालते हैं और सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो क्योंकि ताज़ा पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना ही होगा। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो ज़रूरत है ऐसे साधनों को अपनाने की, जिसमें हम क्या करें कि जो वर्षा जल है, क्योंकि वो शुद्ध होता है और उसको हम व्यर्थ में ना बहने दें और उसको हम एकत्र करके मानवीय उपभोग में ला सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश के पानी को छत से एक नाली में इकट्ठा कर लिया गया है और उस नाली को जोड़ दिया गया है एक पानी की टंकी से। तो इसको कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इस अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम नहाते हैं, जो साबुन का पानी है उसको नालियों में बहा देते हैं और फिर वो गंदा पानी जो है वो भौम जल के रूप में या फिर नालों के रूप में नदियों में मिल जाता है और एक बहुत बड़े गंदे पानी में का निर्माण करता है। इसी तरह खेतों से बहने वाला अतिरिक्त पानी भी हम बहा देते हैं, जो कि जा कर के फिर जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो भी हम नालों में बहा देते हैं, यानी औद्योगिक कचरा भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक धुआं जब मिलता है वायुमंडल में और फिर जब बारिश होती है तो वो बारिश भी अच्छी नहीं होती, उसको कहा जाता है अम्ल वर्षा, यानी एसिडिक रेन इसको कहा जाता है, जो कि जल प्रदूषण में बढ़ावा देती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी क्या करता है, वायु प्रदूषक वर्षा जल में घुल जाते हैं और फिर अम्लीय वर्षा होती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसमें बढ़ोतरी करता है। एक है पर्यटन और धर्म। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जो पदार्थ बच जाते हैं पूजा के उपरांत उनको हम पानी में बहा देते हैं। तो इससे भी जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में, एक पतले क्षेत्र में ही काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति की। तो वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल,
गुल्म और टुंड्रा, ये 4 तरह की वनस्पति होती है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे पौधे हमारे किस काम आते हैं देखो, इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं और भूमिगत जल के संग्रह में सहायता कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप कुछ अन्य लाभों के बारे में भी एक सूची बना सकते हैं जो वृक्ष हमें देते हैं, यानी वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं इसके बारे में एक सूची आप बना सकते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। जब जनसंख्या बढ़ी तो उसके पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की हमें तुरंत आवश्यकता है। अब बात करते हैं वन्य जीवन की। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट व जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है देखो, दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करती है। अपघटक का मतलब यह है कि पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने में, पारितंत्र होता है हमारे चारों ओर का तंत्र, जो भी चीज़ें आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वो पारितंत्र में आती है। तो इसमें अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मधुमक्खी निभाती है। चिड़िया भी अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और वो भी किसके रूप में कार्य करती है, अपघटकों के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी चिड़िया है जो कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्यारे बच्चों, कोई भी जीव चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस पर्यावरण का, ये हमारे पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति ने जितना महत्व हमें दिया है उतना ही महत्व चिड़ियों और अन्य छोटे छोटे जीवों को भी दिया है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी जो है इन छोटे छोटे जीवों की अपेक्षा हमारा उस पर ज़्यादा अधिकार है। जितना अधिकार हमारा है इन छोटे छोटे जीवों का भी उतना ही अधिकार है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा किस तरह से पत्तों को काट रहा है। यह भी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में सहायक है और एक अपघटक के रूप में कार्य कर रहा है। एक और जानवर है, जैसे कि यहाँ इस वीडियो में आप एक भेड़िए को देख रहे हैं, इसका भी उतना ही महत्व है जितना हमारा महत्व है। ये धरती हमारी जितनी हमारी है उतनी ही इस जानवर की भी है, जो कि कह रहा है जैसे कि हम इनकी रक्षा करें और इनको भी उतना ही महत्व दें जितना हम अपने आप को देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि यहाँ सभी का उतना ही महत्व है जितना हमारा है, चाहे वो जो जीव है वो छोटा हो, चाहे वो जीव बड़ा हो। प्यारे बच्चों, हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस बहुमूल्य जो संसाधन है इसकी रक्षा कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय। ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की सुरक्षा हो सके। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल निचय ये क्या होते हैं। ये सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिकार करने पर पाबंदी है और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। जैसे कि
यहाँ पर देखिए, ये है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। इसमें जो भारतीय शेर हैं वो रहते हैं। ये देखिए आप, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और यह असम में स्थित है। ये सरिस्का नेशनल पार्क की पिक्चर है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। और ये है राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये है कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इन उद्यानों, इन अभयारण्यों का मुख्य उद्देश्य है इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना और इन्हें इनका प्राकृतिक आवास प्रदान करना। हरियाणा में भी एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो पक्षी हैं अलग अलग नस्लों के वो पाए जाते हैं। और ये जो नेशनल पार्क है ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के गुड़गांव ज़िले में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में हर जीव का, हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक छोटी सी तितली जो फूल का रस चूस रही है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना हमारा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।